प्रश्न है आपका, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध आपका परख नली शिशु से है। किससे है? परख नली शिशु से है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रश्न में हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन फर्टिलाइजेशन जो है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो तकनीक के द्वारा निसंतान को बच्चों पैदा करने में मदद मिलती है। 1977 में पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड ने आईवीएफ की खोज की थी। आईवीएफ तकनीक से पहला बच्चा 1978 में लुइस ब्राउन ने जन्म दिया। भारत में आईवीएफ तकनीक से पहले टेस्ट डीबीबी 1978 में ही डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली। भारत में प्रथम बार डॉक्टर टीसी आनंद कुमार ने आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया, जिन्हें मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। कौन थी? चोकिला अय्यर। इस ऑप्शन बी सही है, चोकिला अय्यर। और भारत मेनका गांधी की बात करें तो मेनका गांधी लोकसभा की सांसद हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कि भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना हजारे थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। यही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है। सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका रोमिला थापर। कौन हो जाएगा? रोमिला थापर। अब हम लोग बात करें तस्लीमा नसरीन की, तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है लज्जा। क्या है? लज्जा। बात करें अरुंधति राय की, तो इनके पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग कि विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार लागू हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 1999 से। क्या हो जाएगा? मार्च 1999 से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि आपका ये अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास हो जाएगा। उसके बाद कृषि का पुनरुद्धार हो जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाएं हो जाएंगे। इन सभी को मिलाए देंगे तो आपका समावेशी समृद्धि के लिए ये सब आवश्यक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स है। ही डील्स राइस, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो ही डील्स इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन। इसलिए ऑप्शन सी सही है, इन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाना है एक, जो दिया है आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट। आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट। इसमें बताना है कि सूरज डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चूज द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट टेस्ट। तो ये इस प्रश्न क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ही लाइक्स बनाना। क्या हो जाएगा? ही लाइक्स बनाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। द इंक इज, उसके बाद है डिलाइबल। तो क्या इसमें भराया जाएगा? इनडिलाइबल हो जाएगा या क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका प्रीफिक्स इनडिलाइबल। क्या हो जाएगा? इनडिलाइबल। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इसमें क्या भर जाएगा? VETERN, VETERN। VETERN इसका मतलब होता है अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किससे हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो ये आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको कहा है हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अनुच्छेद 32 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए 5 प्रकार के रिट जारी का अधिकार प्राप्त है। और 5 प्रकार के रिट जो है ना, वो किस प्रकार है हम बताते हैं आपको। पहला है बंदी
बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा अयोग्य व्यक्ति को लोक पद धारण करने से रोकने के लिए दिया गया आदेश होता है। परमादेश की बात करें तो लोक पदाधिकारी को अपना कर्तव्य को समय से पूरा करने के लिए दिया गया आदेश होता है। उत्प्रेषण की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय माने उससे नीचे के न्यायालय में लंबित मुकदमा को सीधे सुनवाई के लिए ऊपरी न्यायालय में भेजने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रतिषेध लेख। तो प्रतिषेध ने वैसा होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार सीमा में रहकर अपने कार्य को करने के लिए दिया गया आदेश होता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम का अर्थ क्या है, इसको आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। आप एक अपराध के लिए एक ही बार बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भाग 3 और इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 13 की, कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, तो क्या भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न बात करें हम लोग कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य का कार्यपालिका शक्ति का प्रधान आपका कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब बात करें कि अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, शपथ दिलवाते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। राज्यपाल उसी तरह सजा को कम कर या क्षमा कर सकते हैं जिस प्रकार मृत्यु को छोड़कर, किसको? सिवाय मृत्यु को छोड़कर, मृत्यु दंड को छोड़कर। और बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, तो जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का जो सचिव होता है ना, वो जिला विकास पदाधिकारी होता है। कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। ऑप्शन ए सही है इसका। अब हम लोग बात करें कि 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की 1957 में और अशोक मेहता समिति 1977 में। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धत है? चौखट में नहीं अटता ये अनामिका जी की रचना है जिसका शीर्षक अक्षर ज्ञान है। ये अनामिका जी ने लिखी थी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही है। और हम लोग बात करें तिमिर का, कि तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तिमिर शब्द का अर्थ होता है आपका दिन। तिमिर शब्द का अर्थ होता है आपका अंधकार। क्या होता है? अंधकार। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। नेक्स्ट है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का अर्थ हम लोग को बताना है। तो इसका अर्थ होता है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ऑप्शन डी सही इसका आंसर है। और हम लोग कुछ अन्य मुहावरों की बात कर लेते हैं। जैसे कमर सीधी करने का अर्थ होता है थकान मिटाना, अंक भरने का अर्थ होता है स्नेह से लिपट जाना, अंग टूटने का अर्थ होता है थकान का दर्द, और छोटी मुंह बड़ी बात का मतलब होता है बढ़ चढ़ कर बातें बोलना। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। कौन समास है? आपका तत्पुरुष समास है। और हम लोग बात करें कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लिखा है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है यही बताना है। तो आपका जो भुवन है ना, भुवन इसका नहीं होगा क्योंकि भुवन का मतलब संसार होता है। क्या होता है? भुवन का मतलब संसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसके? तो ये होते हैं आयाम के वर्ग के। किसके होते हैं? आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न आपका बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है? ये क्या होता है? द्रव्यों के प्रवाह पर लागू होती है। किस पर लागू होती है? द्रव्यों के प्रवाह पर। इसलिए ऑप्शन ए सही है।
इस प्रमेय के अनुसार द्रव का प्रवाह यदि धारा रेखीय एवं अश्यान हो तो उसकी कुल ऊर्जा आयतन के अनुपात में नियत रहती है। बर्नौली का प्रमेय बहते हुए द्रव के यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किसी द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर दाब समान रहता है और दाब तरल पृष्ठ के लंबवत होता है। वायु का प्रवाह जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काया जाता है। निम्न में से कौन सा गोला पहले तली पर पहुंचेगा? तो ये आपका कौन हो जाएगा? ठोस गोला। ठोस गोला जो है ना कहीं से डगरता रहता है, ये आपका पहले पहुंच जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रश्न की कि प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती हैं, इनमें उत्पन्न विचलन कितना होता है? तो अभिलंबवत की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत गिरता है तो परिवर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है और इसका विचलन शून्य हो जाएगा। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर आकार का सीधा तथा दर्पण के उतना ही सामने बनता है जितना वस्तु सामने रखी जाती है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और प्रकाशीय क्षमता शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग कि प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा संबंधित होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। तो स्वस्थ मानव नेत्र में ये पक्षमाजी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता में परिवर्तन से है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पक्षमाजी यानी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, ये किसके कारण? विवर्तन और गुणता के द्वारा। विवर्तन और गुणता के द्वारा आप उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। दो ध्वनि तरंगों के बीच गुणता गुण के कारण अंतर किया जा सकता है, जैसे हारमोनियम में सितार के बीच ध्वनि के अंतर को। ध्वनि की गुणता यानी क्वालिटी ऑफ साउंड ध्वनि के अधिस्वर पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें निम्न प्रतिरोध का तार समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। निम्न प्रतिरोध का समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध का समानांतर क्रम में। और हम लोग बात करें कि अमीटर द्वारा परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात किया जाता है। अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर द्वारा विभव मापा जाता है, यह परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। माने वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर जो है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो अस्थायी चुंबक किसके बनाया जा सकता है? अस्थायी चुंबक आपका कोबाल्ट से बनाया जाता है। किससे? कोबाल्ट से। और हम लोग बात करें कि कोबाल्ट जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हैं और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः स्टील एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन आपका अनुचुंबकीय पदार्थ हैं और जल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग कि एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर जो है ना किसको लिए प्रयोग किया जाता है? आप मार दीजिए मत एसी को डीसी में बदलने के, वो गलती हो जाएगा आपका। क्या करता है ट्रांसफार्मर? पर्याप्त प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। पर्याप्त प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब जिसके बारे में थोड़ा बात करें, यह धारा के विभव को बढ़ाने या घटाने के कार्य करता है। यह उच्च विभव को निम्न धारा को निम्न विभव के उच्च धारा में तथा निम्न विभव के उच्च धारा को उच्च विभव के निम्न धारा में बदलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, ये आपका गणित का सवाल है जो आप बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 286। क्या हो जाएगा आंसर? 286, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप के का मान निकालिएगा तो के का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। के का मान निकाल लीजिएगा। ऑप्शन देखिए है कह रहा है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल ही लेंगे उस तरह से x1 y2 - y3 करके।
नेक्स्ट प्रश्न आपका कि दो 500 को एक साथ फेंकने पर उन पाई संख्याओं के योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं कि दो पासा में एक पर 4 आएगा तो दूसरा पर 6 तो इस तरह से एक ले लेंगे, एक पर 6 आएगा तो दूसरा पर 4 आएगा, इस तरह से ले लेंगे, एक पर 5 आएगा दूसरा पर 5 आएगा तो अभी दोनों को जोड़ेगा तो 10 है। इस प्रकार से 3 जो है आ रहा है, आप दो पासा फेंक रहा है आपका, तो ऊपर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कीजिए 36, तो 3/36 कीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1/12 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपका एक सिंपल सवाल दिया है, मान्य याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो 34 की बात करें तो 34 का आपका कितना हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, या cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो ये माइनस लगा है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका ये भी आप बना सकते हैं, इसको बनाइएगा तो 35 का आंसर कितना हो जाएगा, 35 का आंसर आपका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, आंसर सही है। नेक्स्ट है कि आपका गुणनखंड दिया है, के का मान ज्ञात करना है, इसको भी आप बना सकते हैं, बनाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है, 1/27 आ जाएगा, कीजिएगा हल तो, क्योंकि जहाँ भी के एक्स का मान जानते हैं कितना रखिएगा, एक्स का मान वहाँ पर 3 रखिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, एक्स के जगह पर 3 रखिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये द्विघात समीकरण में से आपका वास्तविक मूल्य को बताना है। आप सोचिए कि 3 और पहला ऑप्शन के बारे में सोचिए कि 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 को क्या करेंगे कि बीच वाला जो 5 आ जाएगा, तो 3 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे माइनस माइनस करके, तो इसलिए आपका क्या करें, 37 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यही आपका द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल्य देगा। नेक्स्ट हो जाए कि सौरों को साथ साथ बार बार, ये इस प्रश्न का भी आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस बना लीजिए, इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि 5 लड़के 4 लड़के एक ही पंक्ति में, इसकी कितने समय के 4 लड़के साथ साथ बैठी हो, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/21, क्या हो जाएगा 1/21। अब इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकाल लीजिएगा, 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, 2x × x + y, अब तोड़िएगा बनाइएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट आ गया हम लोग का जीके का प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा शब्द को क्या बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्या थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लिए संबंधित 3 नामों का प्रयोग किया गया था, भारत की प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित करना अधिक उपयुक्त है। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक के नाम अंतर्गत रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन 1826 में किया था। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन से किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर की बात वो ऋषि मुनि थे, यानी मतलब कि ऋषभदेव, कौन हो जाएगा, ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है, माने बैल। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए थे और 24 कौन हुए थे, महावीर स्वामी हुए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो वो है आपका महाबोधि मंदिर या महाजागृति मंदिर, एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है, आपका कहाँ है, बिहार के गया स्थित में, बिहार के गया में स्थित है आपका महाबोधि मंदिर। और हम लोग बात करें महाबोधि मंदिर की, तो एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के गया में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। विष्णु पद मंदिर गया में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु आपका 647 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई थी, 647 ईस्वी में हुई थी, 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था, 590 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिसका नाम हर्ष संवत था। हर्ष अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद शासक बना। हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म को मानने वाला था और बाद में वैद्य धर्म को अस्वीकार किया। और हर्षवर्धन प्राचीन भारत का उत्तर भारत में अंतिम महान शासक था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कंबोज की राजधानी बनाया। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं और पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मशहूर जो इतिहासकार था वो आपका अलबेरूनी था। कौन था, अलबेरूनी था।
और हम लोग बात करें इसके बारे में तो उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि की स्थिति की जानकारी मिलती है। और इस किताब को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी के दरबार में उत्वी, फारूकी, फिरदौसी आदि कवि विद्वान रहते थे। फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबवासी थे और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन है? तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व जो है संगठन। क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और इसके बाद में बात करें लोक प्रशासन का मुख्य तत्व संगठन है, जिसके लिए वह अपनी गतिविधियों को कार्य रूप देता है। यह संगठन के प्रति अपनी कार्यनिष्ठा का परिचय देता है। लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार या सत्ता का होना अति आवश्यक है। सामान्यतः लोक प्रशासन में यह तत्व राज्य के संविधान से प्राप्त होता है। लोक प्रशासक व्यापक अधिकार होता है, जिसमें वित्त अधिकार भी प्राप्त होता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का परिभाषा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बाबर ने तुर्की बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ये अपने तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की बाबरी तुर्की भाषा में आपका लिखा था। और हम लोग बात करें तुर्की बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खाना ने किया था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली से भी जन्मदाता माना जाता है और मुगल वंश का फारसी राजभाषा था। और बाबर के अतिरिक्त जहांगीर मुगल वंश का दूसरा शासक था, जिन्होंने तुर्की जहांगीर नाम से आत्मकथा लिखी थी। तुर्की जहांगीर को पूरा मोतबिम खान ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान आपका कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ 23 जून 1757 के एक नाम मात्र के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त अंग्रेज भारत में विजय अभियान प्रारंभ किया। बक्सर युद्ध से अंग्रेज को भारत में रणनीतिक अस्तित्व प्राप्त हुआ। प्लासी के युद्ध में मिर्जाफर, यार लतीफ, रायदुल्ला, अमीरचंद, मनिकचंद, जगत सेठ आदि ने नवाब के साथ विश्वासघात किया और भारत में ब्रिटिश शासन के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने प्रथम यूरोपीय कौन था? ये जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले था। अंग्रेज पूछे या यूरोपीय पूछे, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग बात करें कि इन्होंने कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता थी। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे यूरोपियन अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले विलियम ब्रैडबर्न हैं। और इन्होंने 1889 ईस्वी में बॉम्बे कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और उसके बाद हम लोग बात करें कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन की, तो 1894 ईस्वी की अध्यक्षता अल्फ्रेड बेब ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बेब ने किया था। और बात करें हम लोग एयूम की, तो ये कांग्रेस का जन्मदाता है। इन्होंने ही कांग्रेस को लाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कृष्ण उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये किसकी नहीं, ये सिर्फ चावल को पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये चावल मार दीजिएगा 27 डिग्री। हमेशा चावल के बारे में पूछता रहता है। तो चावल भारत का मुख्य फसल है। सबसे अधिक चावल चीन में उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान आपका कटक में स्थित है। और भारत में चावल का प्रथम प्रमाण कोल्डिहवा से उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में स्थित है। कहाँ? कटक, उड़ीसा कटक। नेक्स्ट आपका कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो 5वें भाग को जो संभालेगा ना वो मुंबई है। कौन है? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा तो विशाखापत्तनम है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत का व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। भारत का कुल 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। और उसके बाद हम लोग बात करें भारत की लगभग 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री तटीय सीमा है। और भारत में 13 बड़े बंदरगाह, लगभग 200 छोटे और मझोले बंदरगाह है। नन्हा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय ओजोन परत की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? ये ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनती है। ओजोन 3 O3
और इसके बारे में थोड़ा बात कर ले कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाता है। ओजोन 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। ओजोन मंडल में छिद्र हो रहा है जिससे पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगी और अनेक बीमारियों का कारण बन जाएगी। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को शोषित कर लेती है। पृथ्वी का कवच ओजोन परत है। ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC गैस मुख्यतः जिम्मेवार है। ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डाप्सन इकाई से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल का अपकेंद्र आपके क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र को ऊर्ध्वाधर होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंकलेश्वर किसके लिए जाना था? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के लिए जानता है। किसके लिए? तेल क्षेत्र के लिए जानते हैं। अंकलेश्वर जो है गुजरात राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। पेट्रोलियम औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में भी तेल पाए जाते हैं। भारत में तेल का उत्पादन एवं उपभोक्ता के बीच काफ़ी अंतर है। भारत में लगभग 84% खनिज तेल का आयात करता है। पेट्रोलियम जीवाश्म से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा को बोलते हैं। ये केरल के नज़दीक है। और हम लोग बात करें तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप केवल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। कन्नड़ कर्नाटक की राजकीय भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की मुख्य भाषाएं मलयालम, जयश्री और माहल भी है। और लक्षद्वीप की स्थापना 1956 ईस्वी में राजधानी कांवरती, लिंगानुपात 946 है। और लक्षद्वीप के द्वीप लैगून जल क्रीड़ा और तैराकी हेतु जाना जाता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम? ये आपका हरियाणा में कम है। किस में कम है? हरियाणा में कम है। हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बालिका को कम अनुपात के अनेक कारण है, जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक कारण भी एक महत्वपूर्ण है। गर्भ एवं लिंग जांच से भ्रूण हत्या अत्यधिक मात्रा में होती है। बालिका वध पूर्व काल से भी किया जाता है। और बालक बालिका के बीच भेदभाव होता है। 2011 में भारत में साक्षरता 74.04% थी। पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है 2011 के जनगणना के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान है? तो ये आपका मक्खन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खन। मक्खन में आपका कैलोरी विद्यमान इन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का नाम है। कुछ बात कर ले हम लोग डायनामाइट के बारे में। तो डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशेषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा उपस्थित रहती है, जिसके विस्फोट से उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पीतल किसकी मिश्र धातु? पीतल मतलब पिताजी। पिताजी मतलब तांबा और जस्ता। क्या हो जाएगा? तांबा जस्ता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और हम लोग बात करें कुछ पीतल बनाने में 70% तांबा 30% जस्ता मिलाया जाता है। गन मेटल में आपका 90% तांबा और 2% जस्ता और 8% टीन मिलाया जाता है। डच मेटल में तांबा 80% जस्ता 20% मिलाया जाता है। मुंज मेटल में 60% तांबा और 40% जस्ता मिलाया जाता है। मुंज मेटल का प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। मुंज मेटल का प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। और हम लोग बात करें प्राकृतिक गैस का, मीथेन हो गया। यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में खाना पकाने में प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उस दाब पर दबित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG में सल्फर का यौगिक को मिलाया जाता है ताकि रिसाव को इस गंध से पहचान लिया जा सकता है, जिसका नाम है मिथाइल मरकप्टन। क्या होता है? मिथाइल मरकप्टन। ये सल्फर का यौगिक होता है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करें दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का किसका अपरूप होता है? वो आपका लाल फास्फोरस होता है। कौन होता है? लाल फास्फोरस होता है।
हम लोग बात करें श्वेत फास्फोरस की, तो वो चूहा मारने की दवा के निर्माण अथवा जिंक फास्फाइड के प्रयोग में किया जाता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में उपयोग होता है। हम लोग कोल गैस का प्रयोग ईंधन में निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग शल्य चिकित्सा में करते हैं। फेरस सल्फेट का प्रयोग रंग उद्योग में मोहर के लवण के तथा स्याही बनाने में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक वेट 2882 हो जाएगा, क्योंकि 20 से न करना है तो 2882 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 2882 सी हो जाएगा। और हम लोग बात करें पाउली का अपवर्जन नियम, इसके अनुसार दिए गए परमाणुओं में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के उन चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। हम लोग बात करें चार्ल्स के नियम की, तो स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती है। बॉयल के नियम की बात करें तो स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ज्वर नियंत्रक में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो ये आपको हम लोग सब जानते हैं पैरासीटामोल की यूज करते हैं, बुखार उखार लगता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। और हम लोग बात करें ज्वर नियंत्रण के लिए शीतल कपड़े यानी कपड़ा भिगोकर का पट्टी भी सहायक होती है। ज्वर मानव को उस स्थिति में मान्यता है जब उसके शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। ज्वर के कारण सेलों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? ये हाइड्रोजनीकरण के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजनीकरण के कारण होता है। और इसके लिए निकेल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। वनस्पति तेल डालडा ब्रांड से बाजार में उपलब्ध होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग लाल ग्लास के निर्माण में तथा पेस्टिसाइड्स में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो समुद्री शैवाल में आपका क्या होता है? आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड होता है। और हम लोग बात करें कि समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयोडीन आवश्यक खनिज लवण है। आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है। आयोडीन युक्त नमक से इसकी पूर्ति होती है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण समुद्री जल पीने योग्य नहीं होता है। और समुद्री जल में आपका तैरना बहुत आसान होता है, क्योंकि घनत्व उसका अधिक होता है नदी की अपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज आपका कोशिका भित्ति का मुख्य घटक किसका है? कोशिका भित्ति का। और लोग बात करें कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेलुलोज कोशिका को निश्चित आकृति में आकार बनाए रखने में मदद करता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो सेल के अंदर जाने वाले अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य सभी वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना है। स्तनी के लाल आरबीसी में राइबोसोम में अंतःपर्दवीय जालिका नहीं पाई जाती है। आरबीसी द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। कौकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण विकास के लिए किसके अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो ये आपका गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। गर्भाशय इसका सबसे अच्छा आंसर है। और इसके बाद हम लोग बात करें कि भ्रूण विकास जो है गर्भाशय से होता है। अंडाणु और बीजाणु के संयोग से भ्रूण का निर्माण होता है जिसमें निषेचन होता है। वृषण की बात करें तो इससे निकलने वाला हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन वह पुरुषोचित यौगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पिनियल ग्रंथि पिनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? पिनियल ग्लैंड आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर? दिमाग में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में। और पिनियल ग्रंथि की बात परावर्तित ग्रंथि की बात करते हैं, यह गाला में ऑटो ग्रंथि के ठीक पीछे होता है परावर्तित ग्रंथि। और पैराथायराइड हार्मोन की बात करते हैं, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्सीटोनिन की बात करें तो जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है। पैराऑटो ग्रंथि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील आप विटामिन के जानते हैं, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, जबकि एडीई के जो कि है एडीई के जो है ना वो आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाए विटामिन बी। और हम लोग बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो सर्वाधिक योगदान आपका कौन देगा? तृतीय क्षेत्र देगा, सेवा क्षेत्र देगा, टर्सरी सेक्टर देगा। और हम लोग बात करें किसी देश के निवासियों द्वारा अपने देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो यह सकल घरेलू उत्पाद प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो जाएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं वन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं। और विनिर्माण और उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो सूक्ष्म अर्थ मैक्रो नहीं, माइक्रो इकोनॉमी का संबंध है, ये व्यक्तिगत इकाई से। क्या है? व्यक्तिगत इकाई हो जाएगा। और बात करें समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण बड़े या समग्र से है। और हम लोग सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन के लिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में महिलाओं के क्षेत्र में सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन में ख्याति अर्जन किया। और हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न की कि वो है जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो जून 2023 में भारत में अब तक 75 रामसर साइट है। कितना है? 75, जो कि अकेले तमिलनाडु में 14 गो है। और हम लोग बात करें कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, जो कि 14 गो है। रामसर कन्वर्जन जो है वो 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यही आपका कारण है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक होती है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्याएं हैं। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी है। वर्तमान में भारत में बेरोजगारी 7% से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि वे एक अपना संविधान चाहते थे। क्या चाहते थे? मतलब संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान की संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द क्या है? अन्यान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्यान्य। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करते हैं? अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो ये आपका कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। और हम लोग बात करें कि जो इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान होता है, अतः राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष के मध्य कोई अंतर नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, ब्राजील आदि, रूस और संसदीय शासन प्रणाली भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में प्रचलित है। फिर से सुनिए कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, ब्राजील आदि देशों में और रूस और संसदीय शासन प्रणाली आपका भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो आपका कौन हो जाएगा? ये क्लोरीन आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये आपका हैलोजन गैस है। कौन है? हैलोजन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है? तो हैलोजन क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो जाएगा। तो ये इसका फ्लोरीन जो है ना, ये आपका क्या है? हैलोजन समूह का है। फ्लोरीन सबसे विद्युत माने सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में रखे गए 5 तत्वों को हैलोजन कहा गया है। हैलोजन समूह के तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोनिल डाइक्लोराइड या फास्जिन बनाती है। आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड या मिथेनॉल में बना विलयन आयोडीन टिंचर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का आपका सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम। और बात करें हम लोग कि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 11 तथा यह आवर्त सारणी समूह में 1 और आवर्त 2 में स्थित है। अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। जल के साथ सोडियम धातु तीव्रता से अभिक्रिया करती है। सोडियम पीली ज्वाला के साथ जलता है तथा वाष्प लैंप में इसका प्रयोग एक वर्णी प्रकाश प्राप्त करने हेतु किया जाता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर एवं डाउन विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण डाउन विधि द्वारा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में बना। कब बना? 1985 में आपका बना। और आपका 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन हुआ है। और 2003 ईस्वी में 91 संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फुटबॉल
टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 में आपका कौन जीता है? कर्नाटक जीता है। कौन जीता है? कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड के अलावा थोड़े होते हैं, तो गोल्ड आपका सही धातु है। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। यह एक भारी धातु है जिसका गलनांक 1063 से डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा विशिष्ट घनत्व 19.3 होता है। यह वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड में घुलकर यह पोटेशियम ऑरोसाइनाइड या सोडियम ऑरोसाइनाइड बनाती है। यह क्षार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। यह अम्ल राज्य में घुलकर क्लोरोआल्रिक अम्ल बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 है, भारत किस स्थान पर है? तो भारत आपका 161वां स्थान पर है। किस पर है? 161वां स्थान पर आपका ये है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कप को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद आपका CO2, H2 और ऊर्जा होता है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होता है। ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो गरम मुद्रा कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। और बैंकिंग मुद्रा वह है जिसका निर्गमन और भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है। और उसके बाद प्रमाणिक या मानक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होते हैं जिसका आंतरिक और अंकित मूल्य समान होता है। ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत सभी प्रकार के साख पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। दुर्लभ मुद्रा वह होती है जिसे पूरी दुनिया में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। सुलभ मुद्रा अस्थिर रूप से मुद्रा जो अनियमित रूप से उतार चढ़ाव करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, खुला आकाश नीति क्या है? तो खुला आकाश नीति के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा? नगर विमान मंत्रालय द्वारा निर्वात संवर्धन की योजना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, खुला आकाश की नीति। और ये ज्योति आदित्य सिंधिया जो है वर्तमान में नगर विमान मंत्री हैं। और भारत सरकार 109 देशों के साथ ऐसा समझौता कर चुका है। भारत 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश की नीति समझौता अपनाने का अनुमति दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऋणों की वसूली। क्या हो जाएगा? ऋणों की वसूली आपका शामिल नहीं होता है। सेवा कर का पहली बार आरोपण भारत में 1994 से 95 किया गया था। इरडा का गठन जो कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, इसका गठन 1999 में किया गया था। और इरडा का मुख्यालय आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो रुपये की परिवर्तन का उद्देश्य है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही डी इसका सही आंसर है। निर्यात में वृद्धि हो जाएगा, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी हो जाएगा, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका कौन सा शामिल नहीं है? ये आपका स्थानीय प्रशासन आपका शामिल नहीं है। स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं है। बात करें कि भारतीय शासन एक्ट 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस सुधार के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन के अंतर्गत राज्य सूची के विषय को 2 भागों में बांटा गया है, आरक्षित और अनारक्षित। 1919 के एक्ट द्वारा प्रथम बार केंद्रीय सूची और राज्य सूची को जोड़ा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद को धर्म, जाति, जनजाति, रक्षा और विदेशी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? ये किसको गया था? मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को। मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था और स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि अस्वीकार करने से भारत अनेक टुकड़ों में बंट सकता था। इसीलिए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें न्यायाधीश है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहता है? पूर्व का मैनचेस्टर आपको शाखा को कहा जाते हैं। और हम लोग बात करें कि चीन का मैनचेस्टर वो शंघाई को कहा जाते हैं। और भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको
कौन है? कोयम्बटूर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1991 की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1991 के आर्थिक नीति का मुख्य निर्देश आपका ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि उदारीकरण भी है, आर्थिक बाजार अभिमुखीकरण भी है, निजी क्षेत्र का विस्तार भी है, प्राइवेट सेक्टर का विस्तार भी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पवनार आश्रम का संबंध किसे है? तो पवनार आश्रम का संबंध आपका विनोबा भावे से। किसे? विनोबा भावे से। और कुछ आश्रम है जो आपको बता रहे हैं। सादाकत आश्रम जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। सर्वोदय योजना आपका जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। सेवाग्राम महात्मा गांधी से संबंधित है। पांडिचेरी आपका अरविंद घोष से संबंधित है। सत्याग्रह आश्रम आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड्स ऑलरेडी। ऑलरेडी कैसे लिखा जाएगा? आप खुद बताइए ऑलरेडी कैसे लिखा जाता है। तो ऑलरेडी आपका बी नंबर सही है, ये इस प्रकार ऑलरेडी लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंकिंग्स अल्कोहल, क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो? टीटो टेलर हो जाएगा। क्या बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका टीटो टेलर सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा? आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ऑप्शन ए से ही है इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, क्या हो जाएगा? लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। 99 का आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या हो जाएगा? एसटीडी का मतलब होता है आपका नियमित या स्थिर। इसका साइनो हो जाएगा बैलेंस्ड या फॉर्म। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन ए इसका सही है, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब भी स्थिर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।